हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहजेब। इस्लामाबाद में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें कत्ल, ज्यादती, कीमती अशिया की चोरी समेत डकैतियों और राजधानी के वाक़यात शामिल है। लेकिन परेशान कुन अमर यह है कि करोड़ों रुपयों के डाकों की वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जो गुज़श्ता चंद सालों में जो है साल में काफ़ी कम होती थी, अभी बढ़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गाड़ी चोरी हुई, जो फिर G13 से बरामद कर ली गई। इसी तरह इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स भी महफूज नहीं है। F10, 11 की बात करें, इवन E7 तक में जो है वो डकैतियां हो रही हैं। हाल ही में सेनेटर नुज़र सादिक के घर में लाखों रुपयों की डकैती हुई। सेक्टर I9 में गुज़श्ता माह बैंक की गाड़ी से 3 करोड़ रुपए की रकम लूट ली गई। इस्लामाबाद पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल नवंबर तक शहर में 130 कत्ल के जो हैं वो वाक़यात हुए, 954 डकैती, 586 चोरी और 47 रेप के वाक़यात शामिल हैं। शहर में चोरों की दीदा दिलेरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में F7 में IG इस्लामाबाद के घर से चंद कदम के फासले पर 85 करोड़ की डकैती हुई और 50 करोड़ की और इस मालियत को पुलिस ने छुपाए रखा, लेकिन खबर लीक हो गई। कल इस्लामाबाद पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस शहर में बढ़ते हुए जराइम में कमी आ पाएगी, जहां एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 3 गाड़ियां जो है वो चोरी हो रही हैं और एक मामूल बन चुका है। इस्लामाबाद पुलिस के डेटा के मुताबिक 2018 में 9,465 जराइम के वाक़यात हुए, 2019 में 9,748 और 2020 में 10,000, 10,500 वाक़यात हुए। बाजार ये लग रहा है कि इस साल ये नंबर जो है वो 11,000 को छू जाएगा या क्रॉस कर जाएगा। ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, इसका सदेबाप कैसे होगा और इसमें हकीकत कितनी है, या सिर्फ एक मीडिया जो है वो एक परसेप्शन बना रहा है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक IG पुलिस ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉन न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी शकील करार साहब से। शकील करार साहब, इस्लामाबाद तो ख़ुद एक पॉश शहर है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इसमें जो बड़े पॉश कंसीडर होते हैं, वहाँ पर जराइम तकरीबन ना होने के, कभी होते इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, वहाँ पर भी अब होने लगे हैं। क्या वाकई सिचुएशन जो है वो क्राइम के लिहाज से बिगड़ती जा रही है, या एक मीडिया में वैसी परसेप्शन बन रही है? नहीं आदिल साहब, ऐसी बात नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं हो रही। ये बिल्कुल हकीकत है कि पहले हम सुनते थे, देखते थे कि डकैती की वारदात रात के अंधेरे में होती थी। अच्छा। लेकिन अब ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि दिन दिहाड़े, दिन मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब बाकायदा दिन के टाइम पे ये वारदातें हो रही हैं। एक डिफरेंट ट्रेंड है। फिर उसके साथ एक और ख़तरनाक के सामने आई है कि जो भी जनाब पेशा नासर हैं वो मज़ामत पर सेकंड्स में वो हमला करते हैं। अच्छा। पुलिस हो, कोई मोटरसाइकिल सवार है, उसे पर छीन रहे हैं तो वो मज़ामत कर उसे फायर मार देते हैं। अभी कल रात भी एक वाक़या पेश आया सब्ज़ी मंडी के एरिया में, सेकंड्स लगाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि वो जनाब पेशा नासर हैं वो नए हैं या पुराने गिरोह हैं। कुछ तो नए हैं, कुछ पुराने गिरोह हैं। उनके अंदर पुलिस का खौफ ख़त्म होता जा रहा है। वेल इक्विप्ड भी हैं और जिस तरह आप कह रहे हैं सेकंड्स में वो पुलिस पे और मज़ामत करने वाले पे वो फायर मारते हैं, एक सेकंड नहीं लगाते। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो रही है, क्योंकि पहले देखे जराइम रात के टाइम और अब दिन के वक्त में, और फिर वो नहीं देख रहे कि ये VIP है या आम शहरी है या कोई भी है। अब IG इस्लामाबाद के घर के सामने, बिल्कुल सामने वाले घर में दिन दिहाड़े वारदात हो जाना, दिन 12 बजे वारदात हुई है, ये मामूली बात नहीं है। सही बात है। ये IG क्या पूरी इस्लामाबाद पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है। इसी तरह बैंक की गाड़ी लूटी गई तो वो को मतलब ये को किसी हम सिक्योरिटी होती है नगरी में रहने कि दिन दिहाड़े एक पुरानी करोला में, वो करोला जो ज़्यादा भाग भी सकती, उसमें वो आए हैं। आपने वीडियो देखी है, आराम से उन्होंने गाड़ी लूटी और उसके बाद फरार हो गए। और आपने जो 1800-1900 कैमरे लगाए हुए हैं वो किस काम आएंगे, कब काम आएंगे? ठीक। अच्छा, मैं कैमरों पे भी आप पे आता हूं। ताहिर आलम साहब, आपने सुना शकील करार साहब जो कह रहे हैं कि एक तो डिफरेंट एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि एक तो डकैतियां जो हैं वो दिन में हो रही हैं, और मुझे काफी दोस्त बता रहे थे कि एक ऐसा वाकया F10 में पेश आया कि 10-12 घर एक ही उसमें थे, वो सारे वो डकैत आए लूट के और वो चले गए। दूसरा, जो बड़े वेल इक्विप्ड हैं ये ग्रोह जो हैं वो आते हैं और उनका जो रिस्पांस होता है, वो जो पुलिस पर अटैक करते हैं वो सेकंड्स में करते हैं। ओवर टू यू सर, क्या
ये कुछ नया ट्रेंड जो है इस्लामाबाद में सामने आ रहा है या पहले भी था और अब मीडिया को चूंकि नज़र आ रहा है तो इसलिए ज़्यादा इसकी बात हो रही? ये हाउस रॉबरी या हाउस डकैती वाला गैंग तो काफ़ी पुराना है। एक दफ़ा ये पकड़ा भी गया था मेरे दौर में, तो इसके बाद ये फिर बाहर आ गए और उन्होंने वारदातें करनी शुरू कर दी। इनका कई दफ़ा पुलिस से टाकरा हो चुका है लेकिन अभी तक काबू नहीं आए। मैं शकील करार साहब की बात से इत्फाक करता हूँ कि शहर में क्राइम में काफ़ी इजाफा हुआ, और इजाफा इसलिए भी हुआ कि पहले हम देखते हैं कि कुछ क्राइम छुपाए गए और नए आईजी ने आते ही 1700 के करीब ऐसे क्राइम जिनके मुकदमे दर्ज नहीं थे वो एकदम दर्ज किए, तो उसकी वजह से भी एक फिगर हमें नज़र आया। बहरहाल इससे एक बात ये साबित हुई कि पुलिस अफसरों में क्राइम को छुपाने का ट्रेंड भी है, और ख़ास तौर पर वो साल के आखिर में के महीनों में छुपाना शुरू कर देते हैं ताकि बाद में जो है वो ये पिछले साल से जब कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा फ़र्क नज़र ना आए। लेकिन अब हम तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरीके से नए आईजी आए हैं, जो मुझे उनसे कई इख्तलाफात होंगे, लाहौर में हम इकट्ठे भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक एक्टिव अफसर हैं और बहुत क्विक फैसले करते हैं, हर वक्त अवेलेबल होते हैं, प्रोफेशनल अफसर हैं। उन्हें रात को आप 1-2 बजे भी किसी दादरसी के लिए फ़ोन करें तो वो अवेलेबल होते हैं। तो ये उनमें बड़ा फ़र्क है और मेरा ख्याल है कि वो इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, मैं समझता हूँ। ठीक है शकील करार साहब, आपने कैमरों की बात की, वो कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। हमने देखा कि जहाँ पे भी जुर्म होता है तो वो कहते हैं कि जी सेफ सिटी है, कहने को तो सेफ सिटी है। क्या ये कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये कैमरे खुद इन जराइम में? देखिए, पहली बात तो है कि कैमरे की जो क्वालिटी है वो बहुत लो है, क्योंकि उस वक्त ये जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा था तो उसमें करप्शन की वजह से इस पर इल्ज़ाम थे और ये ताख़ीर का शिकार भी हुआ था। और जब इंसार ने 2015 में गालिब इसका इफ्तिताह किया था तो उस वक्त भी ये मुकम्मल चालू हालत में नहीं था, तमाम कैमरे चालू हालत में नहीं थे, कि हिस्सा उसका चालू था, उसको ओपन कर दिया गया। तो इसका जो दिन के टाइम की इसकी लिमिट है 50 फीट तक, और जो जूम कैमरे बड़ी मार्केटों में लगे हैं उसकी 100 फीट तक उसका जूम कर सकता है वो। तो अब इसमें फिर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना था जिससे आपके चेहरे की शनाख्त होनी थी, कि गाड़ी में बैठा हुआ या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से शनाख्त होनी थी कि गाड़ी ये किसके नाम पर है, वो सेकंड्स में होना था। फिर जो गाड़ी चला रहा है वो शकील करार है या आदिल है, कौन चला रहा है, उसके भी वो सब कुछ स्क्रीन पर आना था सेकंड्स में। वो भी अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी फेज़ 2 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस कैमरे की क्वालिटी क्या है कि ये 100 फीट या उससे ऊपर आगे वो अच्छा, ये फेज़ 2 की तरफ अभी नहीं गए, अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये हमें तो ये बताया जाता है कि आधे से ज़्यादा कैमरे तो काम ही नहीं कर रहे। नहीं, ये काम करने का मकसद ये कि वो है चालू, वक्ती तौर पे ख़राब होते हैं, उसको रिपेयर करते ठीक हो जाता है वो। 1850 से 1900 कैमरे हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 90% काम कर रहे हैं। लेकिन बात फिर वो आ जाती है कि इस दौर में जब आप फास्ट आपकी सब कुछ हो चुका है तो ये कैमरे रिप्लेस क्यों नहीं हो रहे? देखिए ना, आप अक्सर आप देखा होगा रात के वक्त जो आप क्रॉस करते हैं उस कैमरों को तो वो लाइट सी ब्लिंक होती है, वो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, फोटो बन रही होती है, तो वो बाज़ जगह आप देखेंगे तो वो लाइट बिल्कुल जल रही होती है। तो वो किस काम आती है? रात के टाइम पे ये कैमरे बिल्कुल फारग हो जाते हैं। अगर लाइट नहीं है तो ये कैमरे आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं इसमें ऐड करूँगा, जी ताहिर आलम साहब जी, कैमरों के सिलसिले में मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि लाहौर सेफ सिटी का जो प्रोग्राम है कैमरों का, वो इस्लामाबाद के सेफ सिटी से काफ़ी बेहतर है। मैंने देखा है कि जैसे ही आप कोई ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन करते हैं, लेन सिस्टम की वायलेशन करते हैं, तो चालान जो है आपके घर में पहुंच जाता है। मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा है, लाहौर में चला रहा है, यहाँ इस्लामाबाद में चालान पहुंचा हुआ होता है। तो इसकी बरक्स जो इस्लामाबाद के कैमरे हैं वो उतने मौसर नहीं है। दूसरे ये कि हम कैमरों से सही इस्तेफादा भी नहीं कर पा रहे। हम कैमरों से फ़ायदा उस वक्त उठाते हैं जब वारदात हो जाती है, तो फिर ट्रेस करते हैं कि जी फलां मोटरसाइकिल थी, फलां गाड़ी थी, वो कहाँ से गई। अब कैमरों पर मैं समझता हूँ जो लोग बैठे हुए हैं, बेशक उनकी तादाद में इजाफा कर दें, हर कैमरे पर एक बंदा बिठा दें। उनका काम ये होना चाहिए कि वो देखें कि कौन सी मशकूक गाड़ी है, कौन सी मशकूक मोटरसाइकिल है, बाज़ार में कौन सा मशकूक आदमी है, और उसके मुतालिक पुलिस को इतला देते रहें। एक पुलिस अफसर बता रहे थे कि सेफ सिटी की तरफ से बहुत कम ये इतला मिलती है कि फ़लाँ गाड़ी को चेक करें, फलां गाड़ी उधर से गुजरी है, कोई दूसरा उसे पकड़े देखे। तो बात यह है कि बजाय इसके कि हम वारदात होने के बाद कैमरों से फ़ायदा उठाएं,
हमें वारदात से पहले ही कैमरों को अपना काम दिखाना चाहिए, सेफ सिटी को अपना काम दिखाना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। अच्छा ताहिर आलम साहब, मुझे ठीक है, मुझे आपसे ये भी समझना है कि ये जो हम देख रहे हैं क्राइम में इजाफा होना, ऑब्वियसली आप उसको महंगाई और उससे भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि इस्लामाबाद जिस तेज़ी से फैल रहा है, एक तो कच्ची आबादियाँ तो वो हैं, लेकिन मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बन चुकी हैं जो ना उसकी कोई मॉनिटरिंग है, ना वहाँ पर पुलिस जाती है ज़्यादा। ये कितना बड़ा फैक्टर है इसमें, क्योंकि एक तो शहर की अगर आपको बॉर्डर्स का पता हो तो पुलिस के लिए भी आसानी हो जाती है, लेकिन अगर बॉर्डर्स ही नहीं है शहर के तो तेज़ी से फैलती हुई आबादी की निगरानी का कोई बंदोबस्त नहीं है हमारे पास। मैंने अपने दौर में शुरू किया था कि लोगों को इकट्ठा किया था, उनको वॉलंटियर जो थे उनसे हम इंफॉर्मेशन का काम लेते थे, जो इंफॉर्मेशन SMS के ज़रिए से प्रोवाइड करते थे कि हमारे मोहल्ले में फ़लाँ शख्स मशकूक किस्म के हैं, आके रह रहे हैं, और फिर फ़ौरन पुलिस उस पर रिएक्ट करती थी और उनका नाम खुफिया रखा जाता था। मेरा ख्याल है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी होगी, इन आबादियों में अपने बंदे भी फैलाने होंगे और शहरियों से काम लेकर हमें शहरियों की मदद लेनी होगी। ऐसे इन आबादियों में जब मशकूक किस्म के लोग आकर ठहरें तो वो उनके मुतालिक इतला दें, कोई मशकूक गाड़ी आए उसके मुतालिक इतला दें, किसी वर्कशॉप में कोई गाड़ी खड़ी है उसके मुतालिक इतला दें। और आबादी बढ़ने के साथ साथ मैं समझता हूँ ये जुड़वा शहर हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। अब आप देखते हैं कि जो हमारी IJP रोड है, जो पीर वदाई वाली रोड है, इस पर बेशुमार वारदातें हो चुकी हैं और इसमें हम देखते हैं कई पुलिस वाले शहीद भी हो चुके हैं और दोनों तरफ ही ये वारदातें होती हैं। मैं नहीं समझता कि हम इस जो भी 7-8 किलोमीटर का टुकड़ा है रोड का, इसको क्यों कवर नहीं कर सकते। इसको हमें चाहिए कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चरल चेंज करें इसके ऊपर, इस रोड के ऊपर। यहाँ इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो हैं उनको मॉनिटर किया जाए, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाए जाए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। साबका दौर में ये होता था कि सर्च ऑपरेशन आबादियों का होता था कि किसी ख़ास आबादी को टारगेट बना लिया जाता था, उसके इर्द गिर्द नाके लगा दिए जाते थे, फिर पुलिस वाले और बाज़ औक़ात मजिस्ट्रेट की मदद के साथ वो जाते थे और मशकूक लोगों और नए आने वाले लोगों के घरों का कुंडा खड़काते थे, उनसे पूछते थे कि यहाँ कौन बंदा आया, कौन रह रहे हैं। उससे भी एक फ़र्क पड़ता था। तो मेरा ख्याल है कि अब ज़रूरत पड़ गई है कि हम ये अमल दोहराएं। अगरचे वो उस वक्त वो अमल ज़्यादातर टेररिज्म के नुक्ता नज़र से दोहराया जा रहा था, तो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी वजह से दोहराया जा रहा था, लेकिन अभी फिर ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये कैपिटल में क्राइम रेशो में इजाफा हुआ है और इसी तरह रावलपिंडी में भी और ताहिर आलम साहब, टेररिज्म भी एक पॉइंट है। शकील करार साहब ये बताइएगा कि हमने तो बाकी एलिमेंट डिस्कस कर लिए, लेकिन जो पुलिस की परफॉर्मेंस है और पुलिस को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, अक्सर हमने ये सुनना है कि जी वर्क फोर्स कम है या वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है। आप चूँकि बड़ा करीब से क्राइम बीट को करते रहे हैं साल, क्या आप समझते हैं कि पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है जितना लगाना चाहिए था? खुसूसन जो ये तकर्रियाँ और तबादले होते हैं, ये हमने ये भी सुने कि जी इसमें भी कुछ ऊंच नीच है। देखिए, अभी मौजूदा IG एहसन यूनुस, इनका अभी हाल ही में तबादला हुआ है और उन्होंने आते ही इस्लामाबाद की ऑलमोस्ट 90% टीम फारिग कर दी पिछली और अपनी मर्ज़ी की टीम लेकर आए हैं। देखिए, ये तो मामूल की बात है कि SHO भी अगर कोई पोस्टिंग होती है तो वो कोशिश करता है कि उसकी मर्ज़ी के तफ्तीशी अफसरान उस थाने में आए, मुहर्रर उसकी मर्ज़ी का हो ताकि वो मर्ज़ी से काम ले सके। मसला ये नहीं है। देखिए, नया SHO आया, नया IG आया, वो टेबल का रुख दाई तरफ करे बाई तरफ करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सही ना पड़ना। ऑफिसर लेके आए नए या पुराने, असल चीज़ है कि जो नीचे वाला इस्लामाबाद पुलिस का देखें ना, यहाँ के डायनामिक्स टोटल डिफरेंट है बाकी पाकिस्तान की पुलिस से। अगर कोई ऑफिसर KPK से आता है, पंजाब से आता है, सिंध से आता है, बलूचिस्तान से आता है, यहाँ उसका डिफरेंट माहौल है। यहाँ एक कांस्टेबल भी कभी कभी IG के लिए बड़ी वबाल-ए-जार बन जाता है। IG भी एक स्पाई के आगे बेबस हो जाता है कि उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग के वाले से उसको सिफारिश माननी पड़ जाती है। ये VIP शहर है, यहाँ आपको फूंक का कदम रखना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ चलाएं और चलता रहे। मौजूदा IG को यही दिखा रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और हम करेंगे। बात यहाँ तक वसाइल की है। वसाइल तो यही आपके पास है। हुकूमतें तो आपको दावा करती हैं और आपको यकीन दिलाती हैं कि आपकी गाड़ियों में इजाफा, आपके इक्विपमेंट, आपकी जो ट्रेनिंग है उसको हम बेहतर बनाएंगे। मसला ये है कि यहाँ थाने में बैठे वो एहलकार और अफसरान जिनको आप यहाँ से निकाल नहीं सकते,
उन्हें यहीं पर रहना है। एक थाने से दूसरे थाने में आप लगा दें, उसने उस तरह ही करना है। असल मसला है नीचे वालों से काम लेना। सही, ठीक है। अभी आपने कहा था कि एक यहाँ VIP है, उसकी गाड़ी चोरी हुई और दूसरे सेक्टर से बरामद भी हो गई, तो मेरी आपकी गाड़ी कभी बरामद नहीं हुई। सही, एक VIP गाड़ी कैसे बरामद हो गई? लेकिन तो ये VIP गाड़ी का उठना भी जो है भी एक बात है, वो बहुत बड़ा सवाल है। शकील करार साहब, ताहिर आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक के बाद परवेज खटक साहब का बेटा जो है वो अपने उनके भतीजे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। KP में बलदियाती इंतखाबात 2-3 दिन उसमें रह गए हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टाकरा है। अगर उनके बेटे हार जाते हैं तो ये उनकी दूसरी बड़ी शिकस्त होगी, और ये ऐसी शिकस्त होगी जो कि KP की पॉलिटिक्स पे आइंदा आने वाले इंतखाबात में असरअंदाज भी हो सकती है। तो KP आपको पिशावर भी लिए चलेंगे, नौशहरा भी लिए चलेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज से 2 दिन बाद 19 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के गढ़ समझे जाने वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का होने जा रहा है, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। सियासी जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये इंतखाबात 17 अजला में हो रहे हैं, लेकिन कुछ अजला में कांटे और अहम मुकाबले होने की वजह से सबकी नजरें उन अजला पर मरकूज हैं। मजमूई तौर पर 37,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मद्द मुकाबले हैं, जिनमें खवातीन नशिस्तों पर कुल 3,905 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ रंग के 6 बैलेट पेपर्स होंगे। दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग से पहले ही 2032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी जानिब इन इंतखाबात से पहले धांधली, लालच और इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी के कई वाक़यात सामने आए हैं। गो कि इस तरह के अमल में तकरीबन तमाम सियासी जमातें मुलव्विस पाई गई हैं, लेकिन यह अमल हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके वज़रा की जानिब से भी देखा गया। और सितम ज़रीफ़ी यह है कि इस अमल में पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा भी मुलव्विस पाए गए हैं। हम भी गुज़श्ता कई रोज़ से अपने प्रोग्राम में इन मामलात को मंजर आम पर लाते रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते हमने सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की एक वीडियो हम अपने प्रोग्राम में मंजर आम पर लाए, जिसमें उन्हें नोटिस भी मिला, जिसमें वो तरक्याती वोटर्स को जो है तरक्याती मनसूबों और पार्टी फंड्स का लालच देते हुए सुनाई दे रहे हैं। असद कैसर की एक वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें वो वोटर्स को तरक्याती स्कीमों का लालच देकर PTI को, अपने कारकुनान को भी PTI को कामयाब बनवाने की तरगीबात दे रहे हैं। सुनिए। उसमात जुदाए बजाय रोज़ शिकायत राजी नो अगे पोजा बांधे पार्टी तब नुकसान नसी और दा चीज़ को मलगिरी दावाई नो अगे तफरम नुकसान नसी वो हमारे पास होता सब टोल चेयर डी ज़दारी हमारे पास टोल का सुटेर कदरदानी को शरण में बर दे को में बर न दे जब आलू सड़ी पारा आधा करे और दिमाग खाली चली में बरेक बसोर फंड मिलावी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बंगा सिर्फ चिकम टेंडर की दी दाई इर्ब को मंगने में टेंडर को प्रोसेस की किताब जनवरी टोल वर्कर शुरू कर और दुनिया 70 करोड़ रुपये पर असम प्रतिनिधि ने दिमाग पर ख्याल डाला है कि हारून को सलबा। इससे पहले नाज़रीन, वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो मंजर आम पर आ चुकी थी, जिसमें वो अपने भाई को वोट देने के लिए वोटर्स को फंड्स का लालच दे रहे थे, बल्कि धमकियां में आवाज़ उनकी आप खुद ही सुन लीजिए। मेरा फंड क्या है बल्दियाती मिनिस्ट्री दे हुकूमत बल्दियाती मिनिस्ट्री फैसले में खान गंडापुर को ले हुकूमत तरीके इंतजाम दिए। मैं नजर पे आई ना को दे रहा ही ना दुश्मन दूसरा के दुश्मन नहीं थे मेरे बिरादर का वोट मांगना भी ये सोच है। खुशाइंद अमर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के वज़रा के अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत दीगर अपोजिशन के अरकान असम्बली पर भी जुर्माना आयद किया, उन्हें नोटिस दिए। असद कैसर को नोटिस जारी हो चुका है। अली अमीन गंडापुर को 50,000 रुपये जुर्माना हो चुका है। रुकने सूबाई असम्बली अहमद करीम कुंडी को 30,000 रुपये जुर्माना हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के इन सियासतदानों को डस्का ज़िमनी इलेक्शन भी जहन में याद रखने होंगे। गुज़श्ता रोज़ी इलेक्शन कमीशन वहाँ बदउनवानी और गैर कानूनी मामलात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने तहकीकाती कमेटी बना दी है। ये कमेटी वाकई में मुलव्विस अफसरान, सरकारी अफसरान के खिलाफ तहकीकात करेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी हुक्मरान जमात पर धांधली और मकबूलियत खो जाने के इल्ज़ाम लगा रही हैं।
सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इश्तियाक गवर्नमेंट ओपन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर हाथों में घुमा रहे कि भाई हम आपको लोगों को लालच देके कि हम बर्दिया करेंगे, आप हमें वोट दे, ट्यूबवेल बनाएंगे, रोड बनाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन की कानून के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी इसी तरह की इत्तला है कि इनको जो हाउस होल्ड्स में ज़्यादा वोट्स हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद के लोग हैं, इनको बड़ा स्पेसिफिक क्लस्टर स्पेसिफिक डेटा दिया गया है और इनकी जो टीम है वो अब इस डेटा के साथ काम कर रही है। पिशावर में सिटी मेयर के लिए 17 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। पीटीआई के रिजवान बंगश हैं, पीपल्स पार्टी के अरबाब जरक हैं जो कि अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर के साहबजादे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के शेर रहमान हैं, जुमात इस्लामी के बैरुल एडवोकेट और JUI के रहनुमा मौलाना जो गुलाम अली साहब हैं उनके साहबजादे ज़ुबैर अली साहब हैं। नौशहरा में लेकिन मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प और तगड़ा होगा, जहाँ दो चचाजाद भाई सामने हैं। सूबे के साबिक वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक जो हैं वो नाराज़गी के बायस पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं और उनके बेटे अहद खटक जो है वो उनका मुकाबला परवेज़ खटक के बेटे असद खटक से है। तीसरा बड़ा मुकाबला डेरा इस्माइल खान में होगा, जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी जो हैं वो PTI के उम्मीदवार और अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर से इंतखाबात लड़ रहे हैं। इन इलेक्शन में कुछ अनोखे मुकाबले भी जो हैं वो होंगे, जैसे कि ज़िला मर्दान के रिहायशी इशफाक हुसैन की दोनों बीवियां इलेक्शन लड़ रही हैं। एक बीवी जनरल कौंसिलर जबकि दूसरी बीवी जो है वो मुख्तस नशिस्त पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। इन इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। हमें पिशावर के ब्यूरो चीफ हमारे डॉन के अली अकबर ज्वाइन करेंगे, नौशहरा से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बाचा खान ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा आवाम से भी हमने कुछ बात की है कि वो किस तरफ रुझान रखते हैं। लेकिन ये इंतखाबात क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि एटलीस्ट अवाम का जो मूड है, अवाम इस वक्त जो सोच रहे हैं इन बलदियाती इंतखाबात के रिज़ल्ट से, क्योंकि आम इंतखाबात भी साल 1.5 साल में होने हैं, तो उससे एक मूड का अंदाज़ा होगा। एक ब्रेक के बाद आपको नौशहरा ले वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी खैबर पुख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात और तमाम सूरत हाल हमने आपको बता दी। आगे हम नौशहरा और पेशावर के नुमाइंदों से जो है वो बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले आपको जो नौशहरा के अवाम इस वक्त सोच रहे हैं वो क्या समझते हैं, क्योंकि परवेज़ खटक जो हैं वो उन्होंने ना सिर्फ 2013 बल्कि 18 के इंतखाबात में अपने डिस्ट्रिक्ट नौशहरा को बिल्कुल स्वीप किया था। उनके भाई MPA इलेक्ट हुए थे, उनके दामाद इलेक्ट हुए थे, मतलब उनकी काफ़ी सारी फैमिली जो है 5-6 अरकान असम्बली इस वक्त हैं। लेकिन पिछले साल जो थे वो तकरीबन एक सूबाई असम्बली की सीट जो थे वो हार गए थे मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। इस वक्त मुकाबला जो है परवेज़ खटक के बेटे और उनके अपने भतीजे के दरमियान है। अवाम किसका साथ देंगे नौशहरा में, आइए देखते हैं बाचा खान की रिपोर्ट। कारोबार नहीं है, सारे आप अगर नजर डालें हमारा कैंट बाजार सारा फारिग बैठा हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, लोगों के साथ दवाई लेने के पैसे नहीं है, तो हमें तो समझ नहीं आ रही। लिहाजा हमने ये सोचा कि हम नए कैंडिडेट को आजमाएं और इंशाल्लाह PPP का जो है खटक आ रहे हैं मैदान में। तब्दीली कहते हैं जी, तब्दीली आ गई, तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया है। कहाँ से अच्छा हो गया? नौशहरा में जो है आप देखें जरा, बहुत महंगाई ज्यादा हो गया, मेरा 3 बच्चे, इसमें गुजारा नहीं हो गया। यार मेरा तो इरादा नहीं है कि मैं किसी को भी वोट दूं, क्योंकि ये सियासतदान बस सिर्फ दावे ही करते हैं, काम कोई नहीं करता। नाज़रीन इस वक्त बाचा खान हमारे साथ मौजूद है। बाचा खान, नौशहरा में बड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है और मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, मतलब जो पहले उन्होंने PTI को दिया था वो अभी भी PTI के साथ हैं, लेकिन आपने लोगों से बात की, उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाकी ओपोजिशन मतलब जो जमातें हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। इस वक्त जो पोजीशन है किसकी ज़्यादा अच्छी है, परवेज़ खटक के बेटे इसाक खटक की या उनके भाई के बेटे जो उनके मद्दे मुकाबल हैं अहद खटक उनकी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नौशहरा में मौजूद हूँ, तहसील नौशहरा में। यहाँ पे परवेज़ खान खटक और लियाकत खान खटक ने अपने अपने बेटों को यहाँ पे मैदान में उतारा है और दोनों आपस में मद्दे मुकाबल है और दोनों की तकरीबन कांटे का मुकाबला है। यहाँ पे तकरीबन परवेज़ खान खटक ने काफ़ी अर्से से यहाँ पे डेरे डाल रखे हैं और वो इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। इसी तरह लियाकत खान खटक भी अपने बेटे की जलसे और जुलूस में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन परवेज़ खान खटक का बेटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका
ताल्लुक़ है और लियाकत खान खटक के बेटे का पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। तकरीबन कुछ दिन पहले यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी का बहुत बड़ा जलसा हुआ था। परवेज़ खान खटक के हुजरे के सामने उनके भाई लियाकत खान खटक ने बिलावल भुट्टो को यहाँ पे उनकी तरफ से जलसा था और बिलावल भुट्टो जलसे में उन्होंने खिताब भी किया और यहाँ पे उन्होंने शमूलियत भी किया। तो इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के निशान पे उन्होंने इलेक्शन अभी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन में कांटे का मुकाबला है, बड़े ज़ोरदार मुकाबला है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सब लोगों की नज़र इसी मुकाबले पे है, क्योंकि दोनों भाई के बेटे यहाँ पे मद मुकाबिल है और उन्होंने बहुत काफ़ी जोर लगा रखा है। परवेज़ खान खटक तकरीबन 2 महीनों से यहाँ पे वो नौशहरा में मुसलसल नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे वहाँ पे एक मरकज़ी कैंप में वो मुसलसल यहाँ पे बैठते हैं और ये लोग आते हैं और कैंपेन की शक्ल में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें भी उन पर उंगलियाँ उठा रही है कि वज़रा और MPA मैंने यहाँ पे मुदाहलत कर रहे हैं और ये जो कवायद ज़वाबित है इनकी मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है। तो नौशहरा में तहसील की ये इलेक्शन बड़े ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे अभी ये कैंपेन जारी है और 2 भाई जो है आपस में मद मुकाबिल है। यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का एक कैंडिडेट भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरा अवामी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट भी यहाँ पे इस इलेक्शन में उम्मीदवार है। अखत खान खटक को बरतरी इसलिए हासिल है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उम्मीदवार था उन्होंने वो उनके हक़ में दस्तबरदार हुआ और इसी तरह कल भी एक बहुत बड़ा शमूलियत हुआ। अवामी नेशनल पार्टी का एक साबिक दिल्ली कौंसलर था और उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था, वो भी अखत खान खटक के साथ उन्होंने कल शमूलियत का ऐलान किया और बहुत बड़ा जलसा हुआ। इसी सिलसिले में अखत खान खटक को बरतरी इसी वजह से हासिल है कि एक उनका वालिद यहाँ पे ज़िली नाजिम था और नौशहरा के जितने नाजिमीन हैं साबिक नाजिमीन हैं वो उनकी हिमायत कर रहे हैं और उनको जलसे कर रहे हैं और वो उन जलसों में तकरीरें कर रही है और अखत खान की मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। बादशाह खान बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम नौशहरा। नाज़रीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको पेशावर लिए चलेंगे जो कि PTI का गढ़ समझा जाता था किसी ज़माने में। क्या आज भी वही है? क्योंकि कैंट इलेक्शन भी जो तहरीक इंसाफ है वो वहाँ से हार चुकी है। 2013 और 18 में पेशावर जो कि कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, मुकम्मल स्वीप किया था तहरीक इंसाफ में। इस वक्त क्या पोजीशन है वहाँ पर? अली अकबर जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले नौशहरा की सूरत हाल आपने जानी। इस वक्त आपको पेशावर लिए चलते हैं जहां कांटे का मुकाबला है। वैसे तो 4-5 तहसीलें हैं वहां पे, लेकिन जो पेशावर सिटी की मेयरशिप के लिए मुकाबला है उसकी सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। लेकिन पहले ये देखेंगे कि वहां के अवाम क्या कह रहे हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत है इनको तो वोट बिल्कुल देनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि खुदा करे कि इन्हें बक्से खाली पड़े हो यार तो मज़ा आ जाए। इंशाल्लाह वोट PTI को देंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के इस मुल्क में बहुत एहसानात हैं। पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लाया। हम तो जाएंगे पीपल पार्टी को वोट देंगे, PTI को तो नहीं दे सकते, उसने बहुत महंगाई की है। तो हम वोट इंशाल्लाह PTI को देंगे और इसलिए देंगे कि हम PTI को थोड़ा मौका देना चाहते हैं। दफ़ा इंशाल्लाह जमीयत को वोट देंगे। PTI ने हमें बहुत नाछोड़ कर लिया है, बहुत ज़्यादा। इमरान खान ने क्या किया, इस दफ़ा आप आजमाओ, जमीयत का आजमाओ। आप लोग फुल सपोर्ट करें जो है अवामी नेशनल पार्टी को, जिसकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं पेशावर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए। आने वाला हुकूमत भी इंशाल्लाह अगर फिर इलेक्शन होगा तो हुकूमत इंशाल्लाह सूबाई NP का होगा। नाज़रीन आपने सुना पेशावर के लोगों की राय। इस वक्त अली अकबर जो कि हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, डॉन न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पेशावर के अवाम तो जिसको वोट देंगे हमने दिखा दिया। आप ये बताएं कि क्या होते देख रहे हैं, खुसूसन जो सिटी मेयर का इलेक्शन है, सुना है बड़ा कांटे का मुकाबला है PTI, ANP पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान, आपको क्या होते दिख रहा है? ये आदिल बिल्कुल ये फ़र्स्ट टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुख्तलिफ सा सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये तकरीबन 8 साल इन्होंने हुकूमत कर ली है और अब जो है इनके एहतिसाब का जो वक्त है तो वो शुरू हो चुका है। और अब आपने देखा कि जो कैंट के बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो वो भी पेशावर में पीपल्स पार्टी और ANP ने मतलब नशिस्तें जीत ली थी। और अब इसी कैंपेन में जो
हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है एक तरफ अपोजिशन से है, लेकिन उससे बढ़ के जो हरीब के तौर पर सामने आई है वो महंगाई है, क्योंकि लोग जो है वो परेशान है और अब उनको भी पता लग चुका है कि काफ़ी टाइम हो गया है और उनके मसले मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जो है उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। जो बुनियादी सहूलियात है जैसे कि मतलब जो गैस, बिजली और इसी तरह और भी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें जो है ये PTI को मुतासिर कर रही है। और इंतखाबी कैंपेन पे अगर हम बात करेंगे तो अब तक जो देखने में आया है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार है अरबाब ज़रक, तो काफ़ी उनका जो इंतखाबी कैंपेन है वो मुतासिर कुन है। और उसके साथ साथ जो है जमीयत उलमा इस्लाम जो कि ज़ुबैर अली उनके कैंडिडेट्स है और ग़ुलाम अली के साहिबजादे हैं, तो उनकी जो कैंपेन है वो भी देखने में मुतासिर कुन जो है। इस तरह जो PTI ने उम्मीदवार का टिकट दिया हुआ है तो उस पर पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात है कि वो उसी तरह कारकुन नहीं थे जो कि दूसरे कारकुन थे। रिजवान बंगश साहब को उन्होंने टिकट दिया हुआ है और वो बुनियादी तौर पर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है। अच्छा, ये बताइए इससे पहले पेशावर जो कैंटोनमेंट के इंतखाबात थे उसमें भी PTI को अनएक्सपेक्टेडली शिकस्त हुई थी, क्या अब ये रिपीट होता आप देख रहे हैं? दूसरा ये कि अगर PTI जीत जाती है तो फेयर इनफ, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर और 8 साल से वो वहाँ पे गवर्नमेंट में है, लेकिन अगर PTI हार जाती है तो केपी की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर क्या हो सकता है? आदिल, उसका जो हम बल्दियाती इंतखाबात जो कैंट में हुए थे उसका रिजल्ट का भी आपने जिक्र किया, तो उसमें भी अपोजिशन जमातों ने अपना वोट बैंक जो है वो कहीं जगहों पे वो जीत गए थे और कहीं पे अपना वोट बैंक जो था वो बहाल किया हुआ था। तो अब ये इलेक्शन जो है इससे क्योंकि तब्दीली की हवाएं हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा से चलती है और PTI के साथ भी ये हुआ था। अब इसके बाद जो है वो जाना होगा, क्योंकि टाइम कम रह गया है, साल सवा साल है और आम इंतखाबात की तरफ से जाना होगा। तो इससे अपोजिशन जमातें अपना जो वोट बैंक है और एक तरह से अपना रिवाइवल जो है वो कर सकती है अगर अपोजिशन जमातें जीतती है। और अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत को वाज़िह बरतरी हासिल हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि लोग अभी तक जो है तहरीक इंसाफ के साथ है और वो चाहते हैं कि जो है उनको वोट दें। अच्छा, काफ़ी शिकायत जो हैं वो स्पेशली गैस और बिजली से रिलेटेड और जी पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, खुसूसन पेशावर, नौशहरा और मर्दान में। क्या इतलात हैं आपके पास? हालांकि ECP ने जो है वो नोटिस तो दे दिए हैं, ना सिर्फ वफाकी सूबाई वज़रा को, स्पीकर साहब को, बल्कि अपोजिशन के रहनुमाओं को भी। अभी भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं? यादिल, जो है हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरीके से इस इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि आगे इलेक्शंस का, आम इंतखाबात का जो है बुनियाद यही इलेक्शन होंगे। और ये आपने जो बात की तो वज़ीर दिफा साहब आए हुए हैं अपने हल्के नौशहरा में, वो 15-20 दिन से वहाँ पे मौजूद है और कैंपेन भी कर रहे हैं, जहाँ पर मसले मसाइल भी हल कर रहे हैं। तो ये उनका जबकि नोटिस भी उनको दिए गए हैं। इसी तरह वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर को भी आप देख रहे हैं कि कुलम कुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इसके साथ साथ पूरी हुकूमती मशीनरी वो बिल्कुल इस्तेमाल हो रही है। और इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ नोटिस या कम से कम जुर्माने की हद तक जो है वो रह गया है। तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी वो जो है वो जारी है और इसी तरह पूरी कोशिश की जा रही है कि इसी तरीके से तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को कामयाब करे। लेकिन फिर हम जो है इस बात का वो करेंगे कि इस बार जो है तहरीक इंसाफ के सामने जो है खरीफ है वो महंगाई है और जो है अपोजिशन के पास ये प्लस पॉइंट है। अली अकबर, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।